Hello my dear students. Now today we discuss about the topic is moment of inertia. So first we discuss what is inertia. Inertia क्या होता है? जैसे कि we discuss about the inertia. Inertia होता क्या है कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एवरी बॉडी continues in its state of rest or if uniform linear motion unless an external force acts on it to change that state. मतलब कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यूसली रेस्ट में रहेगी और अगर मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में तो वो लगातार यूनिफॉर्म मोशन कर रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. सो बॉडी की जो प्रॉपर्टी होती है ये उसकी क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है. इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. या हम इनर्शिया को ये कह सकते हैं कि द इनएबिलिटी, जैसे कि क्या लिखेंगे, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय दैट स्टेट, टू चेंज बाय इटसेल्फ. जैसे कि हम बात करें इटसेल्फ, इट्स स्टेट और ऑफ लीनियर मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया. यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? इनर्शिया कहलाएगी. सो अगर यही बॉडी, यानी कि अगर बॉडी को ये ऑब्जेक्ट, जैसे कि दिस बुक इज़ अ रेस्ट पोजीशन या दिस नोटबुक इज़ अ रेस्ट पोजीशन, तो इट ऑलवेज रेस्ट पोजीशन. ठीक है, ये अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी और उसकी यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है. हिंदी में से कहते हैं जड़त्व. ठीक है. अब जैसे कि अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो हम बात किसकी कर रहे हैं? रोटेशनल मोशन की बात करने जा रहे हैं. तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि बॉडी अपनी एक्सिस पे क्या करे? रोटेट करें. तो सिमिलरली अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस टेंड्स टू मेंटेन स्टेट यूनिफॉर्म मोशन. यानी कि वो मोशन के दौरान अपनी पोजीशन को मेंटेन बनाए रखे. ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? रोटेशनल मोशन. ठीक है, जैसे कि टॉप, जैसे कि लट्टू मूव करता है, ठीक है, उस तरह से वो क्या हो जाएगी? रोटेशनल मोशन या रोटेशनल इनर्शिया. वो मोशन कैसा होगा? रोटेशनल मोशन होगा और उसका जो इनर्शिया होगा वो कैसा कहलाएगा? रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कहलाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. अब जैसे कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दूसरी, जैसे मैथमेटिकली अगर डिफाइन करें इसी बॉडी को, तो वो कैसे करेंगे? The moment of inertia of a rigid body about a fixed axis इज डिफाइंड एज, यानी कि किसी फिक्स्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द मासेस, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द पार्टिकल constituting the body and the squares of their respective distance from the axis of rotation. जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे कोई 3 एक्सिस हैं, आपको पता है एक्स वाई, मान लो थोड़ी देर के लिए ऊपर वाला जेड है, और इसको हम क्या करा रहे हैं? ये कोई हमारी बॉडी है जिसको क्या करा रहे हैं? हम रोटेट करा रहे हैं. वो कैसे रोटेट करा रहे हैं?
इस दर से, मतलब कि ऐसे रोटेट करा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इस ये जो उसका क्या होगा, ये का ओरिजिन हो गया। तो इससे अगर यहाँ पे इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो अगर ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, तो इनके जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, r1, r2, r3। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि सम ऑफ देयर मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के मासेस का जो सम होगा और इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, पार्टिकल से ओरिजिन के बीच की जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर, इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। तो अगर मान लेते हैं कि n मासेस हैं इन पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, सो m, तो क्या हो जाएगा, मासेस क्या हो जाएगा, m1, m2, m3 एंड सो ऑन mn, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r1, r2, r3 एंड सो ऑन। सो I इज इक्वल टू आ जाएगा m1 r1 m2 r2, ठीक है, प्लस m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इसके ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट mi ri का स्क्वायर समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n। या अगर हम इस पूरी बॉडी का, यानी कि इस होल बॉडी का मास m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn इज इक्वल टू कैपिटल M है, और r1 r2 प्लस स्क्वायर rn का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर है। सो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, ये हो जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ओके। सो अब हमारा जो टॉपिक है, अब हम इसी को थोड़ा सा दूसरा टॉपिक ले लें। ये तो हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन, क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये हमारी हेडिंग है। जैसे कि एक मैंने डायग्राम बनाया, ये बॉडी है, अगर ये बॉडी है, इसमें m मास है, सॉरी n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, और हर पार्टिकल का अपना एक मास है। तो ये बॉडी देखो, इस पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ये लीनियर मोशन कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं, लीनियर मोशन करेंगे, पार्टिकल लीनियर मोशन करेंगे, लेकिन ये रोटेशनल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो इनका जो लीनियर मोशन होगा या इनका जो रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है, वो होगा क्या, इनका जो लीनियर मोमेंटम होगा, देखो रोटेशनल मोशन तो हमारा फिक्स है, ओमेगा की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बट हर पार्टिकल की जो लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन है, वो क्या, लीनियर वेलोसिटी है, वो क्या है, अलग अलग है। m1 की v1 है, m2 की v2 है, m3 की v3 है, n की vn है। तो इस तरह से डिस्टेंस भी r1 r2, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप वी नो दैट v1 इज इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा, v3 is equal to r3 into omega and so on, vn is equal to rn into omega, ठीक है। अब हैंस मान लेते हैं ये मोशन कैसा कर रहा, रोटेशनल घूम रहे हैं, तो हैंस द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस OZ, ये O और वो Z है, तो OZ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1/2 K1 प्लस K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन प्लस Kn। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2, अब वो हाफ mv स्क्वायर, तो m1 v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, हाफ mn vn का स्क्वायर, 1/2 m1, v1 इज इक्वल टू क्या था, r1 इंटू ओमेगा, तो r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, rn का स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर।
सो 1/2 अगर m क्या कर लें हम ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन आउट कर लें 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन आउट कर लिया तो अंदर क्या बचेगा एम आर स्क्वायर क्या बचेगा m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn का स्क्वायर। और ये क्या होता है 1/2 ओमेगा समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n। सो ये हमारा हो जाएगा समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आई, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर ठीक है। इफ एन अब अगर एंगुलर वेलोसिटी यानी कि 1 है, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 मान लें तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 आई। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यहां से भी डेफिनेशन निकली कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स रोटेटिंग यूनिट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दैट एक्सिस। यानी कि एक एंगुलर वेलोसिटी के टाइम पर जो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा ट्वाइस होगा, मींस आई इज इक्वल टू 2k। वन कब होगा जब यूनिट एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो यहां से ये डेफिनेशन भी आ गई। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के और वो एक्सिस से उस बॉडी की डिस्टेंस उसकी बॉडी के या पार्टिकल्स के जो डिस्टेंस है वो रिस्पेक्टिव है, जैसे कि r1 r2 r3, जैसे कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये कोई हमारी बॉडी है और ये उसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सो अगर ये एक्सिस है, ये हमारा ए बी एक्सिस है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या कराना है रोटेट कराना है। ठीक है, ऐसे मान लो। ठीक, ये m1 ये m2 ये m3 ये mn मान लो, तो ये r1 r2 r3 और ये rn मान लो। ठीक है, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन करते हैं। तो अब हम जैसे कि आपने देखा होगा फैन हाथ वाला पंखा उसको रोटेट कराना है, तो पंखे की सरफेस पे यानी कि जो पंखा होता है उसकी सरफेस पे अगर रोटेट कराते हैं तो रेडियस ऑफ तो वहाँ पर जो एक्सिस होता है जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन होगी। ठीक है, तो उनकी रेडियस ऑफ जायरेशन हमें निकालना है, तो क्या होगा, तो द रेडियस ऑफ जायरेशन इज डिफाइंड एज, लिखते हैं इट इज डिफाइंड एज, क्या बताएंगे कि द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन at which if the whole mass of body were concentrated its moment of inertia about the axis would be the same as with the actual disturbance of mass। इसमें ये बताया गया है
यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के लॉन्ग, तो इसके जितने भी रिस्पेक्टिव डिस्टेंस होगी, यानी कि इनकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उस होल बॉडी के मास के क्या होगा, इक्वल होगा। या अगर हम रोटेशनल ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन को अगर डिफाइन ही कर रहे हैं तो उसका दूसरा टर्म ये भी है कि जैसे कि किसी भी बॉडी के जो डिस्टेंस रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, तो उनका क्या कर लें, डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ इट्स पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि इनके जो डिस्टेंसेस हैं इनका रूट मीन स्क्वायर कर लें, ठीक है, ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन। अब कैसे करते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे रोटेशन करा रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ही आएगा, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the body about the axis, so I is equal to m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3 square and m1 r1 square, तो m कॉमन आउट कर लो, ठीक है, क्योंकि हाँ m कॉमन आउट, आप कहोगे m कॉमन आउट कैसे हो जाएगा, तो मान लेते हैं m1 इज प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn इज इक्वल टू m, यानी कि हर एक पार्टिकल्स का मास कितना है, m है, इस तरह से, यानी कि सॉरी ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो, यानी कि पार्टिकल्स का मास कितना है, m ही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हर एक पार्टिकल्स का मास कितना है, m है, कितना है, m है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर एंड सो ऑन rn स्क्वायर अप, ठीक है। अब क्योंकि n पार्टिकल्स हैं तो वी कैन राइट m इंटू n, ठीक है, और n से मल्टीप्लाई या n से डिवाइड कर दें इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर एंड सो ऑन rn का स्क्वायर अपॉन n, सॉरी कट नहीं करना है, n आ गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, ये जो हमारा m इंटू n है, यानी कि m पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं और हर सबका मास m है, तो ये क्या हो जाएगा, बॉडी ऑफ द मास m, कैपिटल M, और ये आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर एंड सो ऑन rn स्क्वायर अपॉन n, ठीक है, ओके। सो कैपिटल M यहाँ पे जो है ये है कैपिटल M है, यानी कि बॉडी ऑफ द मास, वहाँ पे क्या था, बॉडी के पार्टिकल्स का मास था, ठीक है। तो अगर वी कैन राइट, हाँ, वन मोर थिंग कि इफ I इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए मान लें m के स्क्वायर, तो कंपेयर कर दें, m के स्क्वायर इज इक्वल टू m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर एंड सो ऑन rn स्क्वायर अपॉन n, so m कैंसिल, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर अपॉन n, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से हैंस इट इज डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन याद रखना, इट इज डिफाइंड एज क्या हो जाएगा, द रूट मीन स्क्वायर distance of its particles from the axis of rotation, अब ये दो तरह से डिपेंड करती है, जो रेडियस ऑफ जायरेशन है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। पहला फैक्टर तो ये है कि पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पहला तो ये है कि ये पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ
एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगी। और दूसरा ये भी है कि डिस्टर्बेंस ऑफ मास, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, क्या जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यानी कि पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, वो बॉडी रोटेट कर रही है उस कंडीशन में। और दूसरा क्या है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है। ठीक है, उस पर ये क्या करेगी, रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड करेगी। ठीक है।